हेलो एवरीवन। इस लेक्चर के अगले पिछले लेक्चर में हमने चार्ज कर लिया है, इंडक्शन ऑफ चार्ज कर लिया, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज कर लिया है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये सारे टॉपिक हो चुके हैं। अब ये जो इस वीडियो में हम लोग करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड करेंगे, इसके प्रॉपर्टीज करेंगे और उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस करेंगे। अब कुछ चीज़ों की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, फिर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये जो ब्रांच है, ये बेंजामिन फ्रैंकलिन जी के द्वारा सबसे पहले इस पर काम किया गया था। सबसे पहले यही व्यक्ति हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में काम करने वाले। इन्होंने ही ये जो हम पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की बात करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की बात, ये टर्मिनोलॉजी इन्होंने ही दी थी। आप लोग सोचते होंगे ना सबसे पहले किसने पॉजिटिव और नेगेटिव दो पार्टिकल्स के बारे में बात की होगी, तो वो बेंजामिन फ्रैंकलिन थे। उसके बाद ये वाला जो फॉर्मूला, इसको कौन सा फॉर्मूला बोलते हैं? इस फॉर्मूला क्या बोलते हैं मालूम है? इस फॉर्मूला बोलते हैं कूलम्ब्स लॉ। अब ये जो फॉर्मूला है ये किसके द्वारा दिया गया था? ये फॉर्मूला वैसे तो इनका नाम है चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलम्ब, आप लोग सीधे CA कूलम्ब लिख सकते हो। कूलम्ब से भी बोल सकते हो, कूलम्ब के द्वारा दिए गए थे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला कूलम्ब ने दिया था। टॉर्सियन बैलेंस वगैरह एक्सपेरिमेंट को यूज करके इन्होंने इस फॉर्मूले को दिया था, प्रूफ किया था। इन्होंने वो कांस्टेंट के वगैरह की वैल्यू दी थी। अभी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड जब बात आती है तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड किसने दिया, कैसे दिया? देखिए, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले इसका डिफिनेशन क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज अ स्पेस इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। ठीक है, किसी क्षेत्र किसी बिंदु पर वह क्षेत्रीय मात्रा है जहां पर एक धनात्मक परीक्षण आवेश पर प्रति इकाई बल लगता है। अब जैसे कि कूलम्ब ने बताया कि ये दो चार्ज हैं, ठीक है, दो चार्ज के बीच क्या लग रहा है? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन लग रहा है। ठीक है, उन्होंने इसका फॉर्मूला कैलकुलेट किया। फॉर्मूला क्या दिया उन्होंने? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक, ये सारी बात कूलम्ब ने कर दी। उसके बाद फिर एक फुरफुराते हुए एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है फराडे। ठीक है, नाम याद रखिएगा, फराडे। उन्होंने बोला कि ये जो आपने ये वाली जो बात लिखी है, मैं इसमें से क्या करता हूं कि एक चार्ज हटा देता हूं, K Q अपॉन R स्क्वायर। तो ये क्या होगा? ये भी तो कुछ चीज आ रही है, जीरो तो नहीं आ रहा है, ये कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड आ रहा है, तो ये फिर क्या चीज है? ये आप मुझे बताएं। तो कूलम्ब लॉ जैसे ही कुछ बता पाते हैं या जो कुछ भी वो करते हैं, खैर उन्होंने ये ऑब्जर्वेशन उतना ध्यान नहीं दिया, तो तुरंत जो फराडे भाई साहब हैं, और फराते हुए इन्होंने सीधे बोल दिया कि इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। अब उन्होंने इसको कैसे डिनोट कर दिया कि ये एक और क्यू था ना यहाँ पर, तो उसको डिवाइड कर दिया। कैसे? ये पूरा एफ था, कर दिया ये एफ अपॉन क्यू, क्यू से क्यू कट कर ये हमारा ये वाला आ गया। तो उन्होंने अपना एक नया टर्मिनोलॉजी दिया कि इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू, है ना, चार्ज बिटवीन द टू चार्जेस डिवाइडेड बाय द टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो उन्होंने इसको और आसान भाषा में कैसे समझे कि किसी टेस्ट चार्ज के आसपास, किसी टेस्ट चार्ज के आसपास जो उसके आसपास जो भी अदृश्य चीजें होती हैं ना, जो भी अदृश्य इसकी पावर है, ठीक, उसी को इलेक्ट्रिक फील्ड बोले। यानी कि एक टेस्ट चार्ज के द्वारा उसके आसपास किसी दूसरे चार्ज को लाने से जो प्रभाव हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, जो इफेक्ट को देखते हैं, जो प्रभाव को देखते हैं, उसे ही इन्होंने क्या नाम दिया? इलेक्ट्रिक फील्ड दिया। फिर इसको और समझाने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दी। ये सारी चीजें कैसी होती, क्या होती है, हमने देखा नहीं है। बस इसको समझने के लिए जो हाइपोथेसिस चली आ रही है, जो मान्यताएं चली आ रही है, जो फिट बैठ रही है, बस उसको हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वाली बात है, ये किसने दी थी? इलेक्ट्रिक फील्ड वाली बात हमें बताया था माइकल फैराडे ने, MICHAEL, माइकल फैराडे ने। ओके, याद रखिएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसे एक्सप्लेन करते हुए फिर लिखें वेयर E इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड, F इक्वल्स टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द टेस्ट चार्ज, और Q इज टेस्ट चार्ज। ठीक, ये जो Q, इसको Q नोट से बुक में दिखाया जाता है, Q नोट। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। If a charge Q is placed at a origin, the electric field at a point is तो ये जो एक पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, कोई भी एक पॉइंट चार्ज कहीं भी कुछ बोला उसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैलकुलेट है, इस तरह से कैलकुलेट है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। बिल्कुल इसकी डायरेक्शन क्या रखेंगे हम लोग? जो डिस्टेंस हम लोग किसी पॉइंट से हम दूर जा रहे हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिख रहे हैं? K Q अपॉन R स्क्वायर। तो इसमें कौन सा है, कौन सा ऐसा वेक्टर है जिसके कारण डायरेक्शन आएगा? कौन सा ऐसी क्वांटिटी है? तो Q तो है नहीं, K तो है नहीं, वो R है। तो R तो डायरेक्शन फिर किससे मल्टीप्लाई करेंगे? R के डायरेक्शन में, R कैप ना, तो R वेक्टर R कैप से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो कि क्या हो जाएगा? K Q अपॉन R वेक्टर अपॉन R मैग्नीट्यूड Q, ये आ जाएगा आपका। ठीक है, जहां r डिस्टेंस फ्रॉम चार्ज है, r वेक्टर जो कि यूनिट वेक्टर है, जिसको r कैप बोलते हैं हम लोग। एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये k की वैल्यू यहां पर हमने पुट कर दी है इस तरह से। फोर्स ऑन अ चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हम डिफाइन कर रहे हैं एक चार्ज के आसपास, तो फिर उसके बाद हमें फोर्स जो कैलकुलेट करना वो आसान हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है और वहां पर हमने एक चार्ज q लगा रख दिया, तो फोर्स कितना हो गया? q इंटू ई। q से ही तो डिवाइड कर रहे थे, q इंटू ई। दिस मीन्स अ चार्ज q प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस फोर्स f। अब सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज क्या है, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में, इसको देख लीजिए। व्हाट इज सोर्स चार्ज, व्हाट इज टेस्ट चार्ज? तो सोर्स चार्ज क्या है? जो स्रोत आवेश है, प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, वो क्या करता है ना, द चार्ज व्हिच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड सोर्स चार्ज। और जो यूज टू मेजर द इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको ला करके हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करते हैं, शुड बी स्मॉल और अवॉइड डिस्टर्बिंग द फील्ड, तो उसको क्या बोलते हैं? टेस्ट चार्ज बोलते हैं। तो व्हाट इज टेस्ट चार्ज, व्हाट इज सोर्स चार्ज, ये क्वेश्चन आया है और आ सकता है।
देन नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ जान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। ये एक वेक्टर क्वांटिटी, एक सदिश राशि है, इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, जैसे कि कूलम्ब्स लॉ में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लग रहे थे, वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगेंगे। मतलब दो चार्ज हैं तो तीसरा चार्ज हम ला रहे हैं तो इस चार्ज पर इसका भी हमें इफेक्ट दिखेगा और इसका भी दिखेगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि पहले तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आया, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड आया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है उसी से डिराइव होकर के आया है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो एट द मिड पॉइंट बिटवीन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। अगर दो इक्वल और अपोजिट चार्ज है ना, प्लस क्यू, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो एट द मिड पॉइंट बिटवीन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। सॉरी, ये यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि अगर दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस, जैसे यहाँ पर माइनस क्यू हो गया, यहाँ पर हो गया माइनस क्यू, तो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में क्या पढ़ रहे थे कि बीच में जो फोर्स होगा वो फोर्स जीरो नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर फोर्स की बात नहीं है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है। अगर यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो प्लस में आएगा, इसके द्वारा माइनस में आएगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओवरऑल जीरो हो जाएगा। लेकिन वही जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में जब फोर्स कैलकुलेट कर रहे थे, यहाँ पर कोई हम तीसरा चार्ज ला करके कैलकुलेट कर रहे थे, तो वहां पर ऐसी बात नहीं हो रही थी। फील्ड एग्जिस्ट इवन व्हेन नो टेस्ट चार्ज इज प्रेजेंट। फील्ड तब भी होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कब होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तभी होगा जब दो चार्जेस होंगे, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड कब होगा, जब सिर्फ एक चार्ज होगा, तब भी इसके आसपास क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड इनवर्ड टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेस्ट चार्ज, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो टेस्ट चार्ज पर इंडिपेंडेंट है। वही बात जो ये चौथी बात लिखी हुई है, एग्जिस्ट इवन व्हेन नो टेस्ट चार्ज इज प्रेजेंट, तो तब भी एग्जिस्ट करेगा जब कोई भी परीक्षण आवेश नहीं होगा। सातवां, फील्ड इज रेडियली सिमेट्रिक फॉर पॉइंट चार्जेस कांस्टेंट ओवर अ स्फेरिकल सरफेस। मतलब कि एक जो फुटबॉल जैसा आप इमेजिन कीजिए, ऐसा एक सरफेस है, तो सब जगह से बराबर बराबर ही निकल रहे होंगे, कांस्टेंट होगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ऐसा नहीं कि कहीं पर ज्यादा है कहीं पर कम होगा, कि यहाँ से हमको ज्यादा निकलने का मन है तो यहाँ से ज्यादा निकल रहा है, यहाँ से कम निकल रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिट, इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ई बराबर क्या था, फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपॉन चार्ज क्यू। तो फोर्स का तो न्यूटन होता है और चार्ज का क्या होता है, कूलम होता है, न्यूटन पर कूलम। और इसका एक और होता है वोल्ट पर मीटर, जो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग पढ़ेंगे, अभी इसको रहने दीजिए, या याद रखिए बस, वोल्ट पर मीटर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की जो यूनिट है, एक न्यूटन पर कूलम या और वोल्ट पर मीटर होता है। फॉर अ पॉइंट चार्ज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एट ऑल पॉइंट्स एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस फॉर्मिंग अ स्फेरिकल सिमेट्री। एक बिंदु आवेश के लिए नियत दूरी पर सभी बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र समान होता है। मतलब कि ये जो पॉइंट है, अब हमने एक ऐसा आर डिस्टेंस पे ऐसा हमने एक सर्कल बनाया या स्फीयर बनाया, तो इसके हर एक पॉइंट पर क्या होगा, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है। देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्ज, बहुत सारे सिस्टम ऑफ चार्ज, मतलब बहुत सारे चार्जेज हैं, कई सारे चार्जेज रखे हुए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जब एक से अधिक बिंदु आवेश होते हैं, पॉइंट चार्ज बहुत ज्यादा होते हैं, तो किसी बिंदु पर कुल विद्युत क्षेत्र सभी आवेशों से उत्पन्न विद्युत क्षेत्रों का सदिश योग होता है, वेक्टर सम होता है। तो ई नेट क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2, मतलब जितने भी होंगे उन सबका सम। अब हम लोग ये जानते हैं कि इलेक्ट्रिक जो फील्ड है उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। तो सीधी सीधी बात ये बता रहा हूं मैं कि पहले ये था कि हम कौन सा चार्ज जो है वो किसी चार्ज पर कितना फोर्स लगा रहा है, दो चार्ज होते तो हम उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैलकुलेट करते हैं ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैलकुलेट करते हैं कि ठीक है एक और चार्ज ले आओ, फिर मैं बताऊंगा कि इस पर कितना बल लग रहा है। लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड के आ जाने से, इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट के आ जाने से क्या हुआ कि सिर्फ एक चार्ज है तो भी हम बता पा रहे हैं कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, और जब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी तो फिर अब बस बताओ कौन सा चार्ज लेकर आ रहे हो, उस चार्ज से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो फोर्स हमें निकल जाएगा, फोर्स इक्वल्स टू क्यू इनटू ई। तो ये इसने फोर्स को कैलकुलेट करना बड़ा आसान कर दिया, क्योंकि हमने पहले से ही इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करके रखना सीख गए, ठीक है। ये पढ़ सकते हैं आप, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या क्या है, कुछ कुछ बातें उसके बारे में फिर से वापस लिखी हुई है, ठीक है। ये ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड्स में, आप इसे प्रैक्टिस करें, इसे लिखें, दो चार बार पढ़ें और प्रैक्टिस करें। कहाँ कहाँ रूल है इसका, वो है ओरिजिन ऑफ कॉन्सेप्ट। तो ये जो है फर्स्ट फैराडे द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, और उसके बाद ये फंडामेंटल हो गया, मैक्सवेल ने इसको बहुत अच्छे से प्रूव कर दिया, कई जगह यूज कर दिया, तो उसके बाद ये एकदम फंडामेंटल हो गया फिजिक्स का, और फिर हम इसको खूब भर भर के पढ़ रहे हैं, यूज कर रहे हैं। मैंने वही जो मैंने बात आपको कही थी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है फैराडे ने ही दिया था, उसको समझाने के लिए इसको पहले फोर्स लाइन फोर्स बोलते थे, ठीक है, और उसके बाद फिर इसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलने लगे। So electric field lines are the imaginary curves drawn in an electric field such that the tangent at any point gives the direction of the electric field. At that point, the number of lines per unit area dependent the magnitude of electric field. विक्षेत्र रेखाएं काल्पनिक वक्र होती हैं जिनसे किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा ई की दिशा बताती है। रेखाओं का घनत्व प्रति इकाई क्षेत्रफल के क्षेत्र की तीव्रता दर्शाता है, ठीक है, कि जो डेंसिटी है एक एरिया पर, ज्यादा डेंसिटी आ रही है तो मतलब वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, कम आ रही है और ज्यादा मतलब नंबर ऑफ लाइंस और एरिया, यूनिट एरिया, ये हमने एरिया बनाया। अब इसमें से नंबर ऑफ लाइंस इतना निकल रहा है, ठीक, एक सेम उतना ही एरिया है, इसमें नंबर ऑफ लाइंस ज्यादा निकल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी ज्यादा हो गई, ठीक है। तो नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया, ठीक है, नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का हो या डेंसिटी का हो। प्रॉपर्टीज, डायरेक्शन, ये प्रॉपर्टीज फिर से एक कॉन्सेप्ट कई बार आएगा, आपको उसको यूज करना है और उसको लिखने आना है, ठीक है। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसकी प्रॉपर्टीज लिखने आना है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज लिखने आनी है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज लिखने आनी है।
ठीक है। और ये जो मेन प्रॉपर्टी आपका ये है वो तो हो गया, पॉजिटिव से निकलता है नेगेटिव में जाता है। टू लाइन्स कैन नॉट क्रॉस, ठीक है, यूनिकली ई डायरेक्शन एट एनी पॉइंट, मतलब कि कोई भी दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगा, दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। अगर यहाँ पर एक चार्ज बनाया हुआ है, यहाँ पर एक चार्ज बनाया हुआ है, तो ये मान लो ये प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है, तो इससे जो कुछ भी निकल रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, है ना, इसमें जो भी आ रहा होगा ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे, ठीक है। ये भले ऐसे निकल कैसे जा रहा है, और ये कभी भी लूप नहीं बनाएंगे। हम लोग पढ़ेंगे कि कभी भी ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो लूप नहीं बनाएंगे। जैसे कि आपने मैग्नेट में पढ़ा होगा बचपन में ना, नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है, ये क्या होता है, ऐसे लूप बनाता है, ये लूप ऐसे लूप बनाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लूप नहीं बनाते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। भले ये एक लाइन जो हम लोग आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ेंगे, उसमें प्लस से क्यू की तरफ डायरेक्शन होती है, लेकिन लूप कभी वो नहीं बनाता। नेवर इंटरसेक्ट, टू लाइंस कैन नॉट एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। डेंसिटी जो है वो फील्ड स्ट्रेंथ, मतलब जितनी डेंसिटी उतना उसकी वहाँ क्या है, फील्ड स्ट्रेंथ है। क्लोजर लाइन मतलब कि स्ट्रॉन्ग फील्ड, और फार्दर लाइन दूर दूर लाइन है तो मतलब कि वीकर फील्ड। और ये जैसे पॉइंट है, अब जैसे मान लो यहाँ पर आ जाओ, देखो तो यहाँ पर ये इस जगह देखिए, इस जगह क्या है, लाइंस बहुत नजदीक नजदीक है, यहाँ क्या है, फील्ड स्ट्रॉन्ग है। और जैसे जैसे दूर जाएंगे तो ये दूर दूर हो गए, तो फील्ड क्या हो गया, वीक हो गया। परपेंडिकुलर द कंडक्टर सरफेस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। चालक सतह से ये क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। जो फील्ड लाइंस निकलती है ऐसा नहीं कि किसी एंगल पर निकलती है, हमेशा परपेंडिकुलर होती है। जीरो फील्ड लाइंस इनसाइड द कंडक्टर, ये बहुत ही समझने वाला पॉइंट है, इसको आप समझें, को ऐसे समझें कि आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी चार्ज की, चार्ज रिसाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। कोई भी अगर चालक वस्तु है, ठीक है, क्या ये चालक है, कंडक्टर है, इसको आप अगर चार्ज दे रहे हो, ये चार्ज कहाँ जाता है, ये चार्ज इसके सरफेस पर बिखर जाता है। अगर प्लस चार्ज दिया तो चार्ज क्या होता है, सरफेस पर बिखर जाता है। ये जो चार्ज है ये अंदर नहीं रहता है, ये इसके सरफेस पर बिखर जाता है। बस कंडीशन क्या है कि वो जो ऑब्जेक्ट हो क्या होना चाहिए, कंडक्टर होना चाहिए। कंडक्टर है तभी ऐसा होगा। और जैसे ही चार्ज ऊपर बाहर आ गया तो ये चार्ज यहाँ से ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रिएट करेगा, ऐसे क्रिएट करेगा परपेंडिकुलर अपने सरफेस के, ठीक। तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं रहेंगे, जो अंदर है वो अंदर खाली रहेगा। तो वही बोल रहा है कि जीरो फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी एक भी नहीं रहेंगे। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड को ही तो बताने के लिए है, ठीक है। फील्ड लाइन पैटर्न्स, ये थोड़ा सा एक दो मिनट बड़ा होने वाला है, फिर भी जल्दी हम लोग करते हैं। फील्ड लाइन पैटर्न्स, पैटर्न्स क्या है, अगर सिंगल पॉजिटिव चार्ज है तो रेडियल आउटवर्ड, मतलब कि जैसे कि एक पॉइंट से रेडियस निकाल दो ना आप, ऐसे एक पॉइंट से ये ऐसे रेडियल आउटवर्ड, तो ये बोल रहा है रेडियल आउटवर्ड। सिंगल नेगेटिव चार्ज रेडियल इनवर्ड। टू इक्वल पॉजिटिव चार्जेस में आगे एक जो बुक का जो फिगर है वो इंक्लूड कर दूंगा। टू इक्वल पॉजिटिव चार्जेस है तो सिमेट्रिक रिपल्सिव हो जाएगा, और डाइपोल है तो कर्व्ड होगा, प्लस क्यू से माइनस क्यू की तरफ। पैरेलल प्लेट्स यूनिफॉर्म फील्ड रहेगा तो पैरेलल स्ट्रेट लाइंस निकलेंगे, ठीक है। देखिए ये सेम चीज हिंदी में है यहाँ पर आपका। अब देखिए ये यहाँ पर है कि ये क्या है, एक ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक, ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये इनवर्ड हो गया, आउटवर्ड हो गया। यहाँ पर दोनों सेम सेम चार्ज है, यहाँ पर अगर इसको हटाकर माइनस माइनस कर दे तो भी ऐसे ही लाइंस बनेंगे, ये रिपल्स कर रहे हैं एक दूसरे को, धकेल रहे हैं, तो ये यहाँ पर ऐसे कर्व हो गए। अब पूछेगा कोई कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्या होगी, इस पॉइंट पर क्या होगी, इस पॉइंट पर तो इधर हो गया, इस पॉइंट पर इधर हो गया। हम लोग जो यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, मैथ्स में आप लोग पढ़ते हैं ना, कर्व पे जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, जो टेंजेंट की जो डायरेक्शन आएगी वही क्या होगी, इसके यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होगी। वैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ से ऐसे निकल रहा है ऐसे। अब ये लूप क्रिएट नहीं कर रहा है, ये जो दूर जा रहे हैं उसमें क्या होता है कि हर एक लाइन क्या होता है, लूप क्रिएट कर रहा होता है मैग्नेट में, लेकिन यहाँ पर लूप क्रिएट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर से प्लस क्यू से निकल के माइनस क्यू में जा रहा है। बाकी ये सब ऐसे नहीं कि लूप क्रिएट कर रहे हैं। नाउ फील्ड स्ट्रेंथ, क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, दिस इज आल्सो शोन एज फील्ड लाइन डेंसिटी, ठीक है। ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा हुआ है, 2 बार पूछा हुआ है ये वाला क्वेश्चन जस्ट। डिक्रीजिंग विद डिस्टेंस, फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया नॉर्मल टू द सरफेस रिप्रेजेंट फील्ड्स मैग्नीट्यूड, फील्ड लाइंस ओबे सॉलिड एंगल लॉजिक। ये आपको ध्यान देना है, मैथ्स में आप लोग पढ़ोगे, सॉलिड एंगल लॉजिक जो होता है वो होता है डेल्टा, ये होता है सरफेस का एरिया अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। ये मैं इसको ऐसे समझाऊं कि जैसे कि आप लोग आइसक्रीम, कोन वाली आइसक्रीम खाओ, कोन वाली आइसक्रीम, ऐसा उसका ऊपर का सरफेस ऐसा गोल होता है, तो ये सरफेस ये एरिया हो गया। और एंगल हम लोग 2D में हमेशा एंगल पढ़ते हैं, ये वाला एंगल, लेकिन ये जो सॉलिड एंगल जो होता है ये वाला नहीं, ये वाला एंगल होता है, ये पूरा मतलब 3D में होता है ये, ठीक है। ये चौथा पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको ध्यान रखें, नोट डाउन कर ले। देखिए उसी चीज को यहाँ पर बताया गया है कि डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑन द डिस्टेंस एंड इट्स रिलेशंस टू द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। जैसे कि देखिए यहाँ का ये सरफेस है, P1 सरफेस है, तो P1 सरफेस क्या हो जाएगा, P1 सरफेस आपका हो जाएगा, जो P1 सरफेस हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डेल्टा ओमेगा इंटू R1 स्क्वायर, R1 दूरी है, और वहीं पर P2 सरफेस क्या हो जाएगा, P2 वही हो जाएगा डेल्टा ओमेगा इंटू R2 स्क्वायर। अब दोनों सरफेस अलग अलग हैं, क्या दोनों सरफेस में जो अगर हम दोनों सरफेस पर एक हम ऐसा रीजन बनाते हैं, ये आर रीजन बनाते हैं, एक यहाँ पर ये आर रीजन यहाँ पर है, एक आर रीजन यहाँ पर है, यहाँ पर कितने इसमें लाइंस क्रॉस कर रहे हैं, तो लगभग 2 या 3 क्रॉस कर रहे हैं, यहाँ पर एक ही कर पा रहा है सिर्फ। तो जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे वैसे जो फील्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो वीक होते जाएगा, वीक फील्ड होगा, नजदीक रहेगा तो स्ट्रॉन्ग फील्ड रहेगा, ये बात है यहाँ पर। इस पर फैराडेज का व्यू है, फैराडेज का व्यू क्या था, उन्होंने इन्वेंट किया था, देन कॉल्ड लाइंस ऑफ फोर्स, शुरुआत में बताया इसको लाइंस ऑफ फोर्स बोलते थे, बाद में इसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के नाम से जाना जाने लगा, ठीक है। फैराडे का उदाहरण, की पॉइंट्स क्या है, की पॉइंट्स याद रखने की बात यह है कि नो क्लोज लूप्स
जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड में होता है, मैग्नेट्स में होता है, कोई क्लोज लूप नहीं होता है, नो वर्क इज डन अलोंग द इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। तो इस ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का है, ये बेहतरीन पॉइंट है और वीवीआई पॉइंट, इसको आप याद रखें।